हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष चौबे प्रशस्ति सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम एमपीपीएससी की तैयारी में यूनिट 6 कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड का एनालिसिस कर रहे थे। शॉर्ट रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ी कड़ी होता है हमारी तैयारियों में। तो जैसा हमने देखा था 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है और उस समय जो ब्रिटेन की क्वीन है वो है क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड राइट्स दिए जाते हैं, मोनोपोली दी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए, और लगभग 17 साल का ट्रेड राइट इनको मिलता है। आगे चल के हम ये देखते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो ये व्यापार करती है। कुछ फैक्ट्रीज ये बनाते हैं, जैसे कुछ फैक्ट्रीज में एक सूरत में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं, मछलीपट्टनम में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, बंगाल में करते हैं और अन्य क्षेत्र में भी ये अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। इसी समय में भारत में किसका राज है? वो है मुगल्स का। मुगल्स भारत में राज कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब कंपनी आती है तो रूल होता है जहांगीर का, और आफ्टर 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल्स का डिक्लाइन होना प्रारंभ हो जाता है। हमने एक युद्ध का भी डिस्कशन किया था, बैटल ऑफ करनाल 1739, जिसमें नादिर शाह का आक्रमण भारत पे होता है और बहुत लूटपाट मचाई जाती है। इस आक्रमण से ब्रिटिश आगे बढ़ते हैं और मुगल्स की समझिए कमर ही टूट जाती है। मुगल्स आगे बढ़ने का अब कभी सोच ही नहीं सकते दोबारा, इतना ज्यादा नादिर शाह का लूटपाट मचाया जाता है दिल्ली में। फिर हमने बैटल ऑफ पलासी के बारे में चर्चा किया था 1757। उसके बाद में हमने बैटल ऑफ बक्सर 1764 की बात की थी। बैटल ऑफ बक्सर से हमने ये देखा था कि दीवानी राइट्स मिल जाते हैं कंपनी को, किस चीज के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। और दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करने का, आम जनता से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास में आ गया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ चुका है। अब क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी को हम आगे जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो रिच हो रहे हैं और कंपनी जो है वो घाटे में चलती जा रही है। बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाता है कंपनी क्या करती है? ब्रिटेन जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में जाती है, वी आर रिक्वेस्टिंग, हमको क्या करें, आप हमारे कर्जे से मुक्त होना है, हमको आप डेप्थ से रिकवर होने के लिए हेल्प करें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री करती है, सपोर्ट करती है और इनको लगभग 1 मिलियन पाउंड्स का कर्ज प्रोवाइड कराती है। लेकिन साथ में कुछ कंडीशन रखी जाती है। क्या कंडीशन रखते हैं? कुछ कि हम कंपनी को रेगुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या है? कंपनी को अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसका झेलना पड़ेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का झेलना पड़ेगा। पहले कंपनी क्या हो रही थी? इंडिपेंडेंटली इंडिया में क्या कर रही थी? वर्क कर रही थी। अब आगे चल के क्या होने वाला है? कंपनी की निगरानी कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करने वाली है। तो इसके तहत क्या होता है, कुछ एक्ट्स भारत पे लाए जाते हैं, या रादर बोलना चाहिए कंपनी के ऊपर कुछ एक्ट्स को अप्लाई किया जाता है, जिसमें पहला एक्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट एक्ट क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में लाया गया। इसको एक्ट कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एक्ट। अब यहां पे वर्ड जोड़ा गया रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग का मतलब रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना? कंपनी को रेगुलेट करना। अब कैसे रेगुलेट करेंगे? अगर कोई भी कंपनी बनाई जाती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स को जोड़ा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले भारत में क्या चल रहा था उसको थोड़ा सा देखते हैं। हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मेजरली 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास, एक बॉम्बे और एक बंगाल प्रेसिडेंसी। और तीनों प्रेसिडेंसी को हेड कौन करता था? गवर्नर।
तो मद्रास के प्रेसिडेंसी को हेड करता था गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड बंगाल प्रेसिडेंसी को गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्न करता था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन लाया गया, पहला केंद्रीकृत करने का स्टेप लाया गया। कैसे कि गवर्नर ऑफ बंगाल को, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, ऑफ बंगाल, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। क्या बनाया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। इसको क्या बोल दिया गया, नाउ इसको कहा गया, ये दिस विल बी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बाकी के जो दो गवर्नर्स हैं, मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर, वो किसके अंडर में चले गए, गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में डाल दिया। और इस पोस्ट में पहले कौन व्यक्ति आया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या किया गया, हमने देखा था या हमने डिस्कस किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि कंपनी डेप्थ पे जा रही थी, कर्ज में डूब रही थी। तो कंपनी के ऑफिसर्स की निगरानी करने के लिए फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, या उसका प्रावधान रखा गया कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया बंगाल में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, जिसके फर्स्ट जस्टिस कौन बने, एलिजा एमपी। इसके साथ में क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके साथ में अंडर में काम करने के लिए 4 काउंसिल मेंबर्स भी रखे गए। तो मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर्क करेंगे ही, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 काउंसिल मेंबर्स, इनकी सपोर्ट करें, जिनकी नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती थी। ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर ये है कि 4 मेंबर काउंसिल मेंबर्स भी जोड़े गए। और ये वर्क कैसे करते थे, ये वर्क करते थे नॉर्मल वोटिंग के आधार पे, मतलब कोई भी अगर टास्क आया इनके पास में किसी भी चीज के लिए, ये वोट करते थे, मेजॉरिटी वोट के हिसाब से वो एक्ट या वो कार्य किया जाता था। गवर्नर जनरल के पास में कोई भी वीटो पावर नहीं था, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात क्या होता है, एक एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको रब कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी जाए। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अब रेगुलेशन स्टार्ट हो चुका है। रेगुलेट कौन कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रेगुलेट करना स्टार्ट करती है तो गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि जो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही थी, केवल ट्रेड कर रही थी, उसके पास में बहुत सारा लैंड भी एक्वायर किया हुआ है। तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी अप्लाई करने का सोचती है, कहाँ पे, भारत में। और उसी के तहत पिट्स इंडिया एक्ट अप्लाई किया जाता है। इसमें जितना भी एक्वायर्ड लैंड है ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, वो किसके अंडर में चला जाएगा, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट किसके नाम पे आता है, पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब है ये आया था किसके नाम पे, विलियम पिट के नाम पे, विलियम पिट, जो कि उस समय के कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड है। और इसके तहत जितना भी लैंड है, एक्वायर्ड लैंड है, एक्वायर्ड लैंड इन इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो किसके पास या कौन एक्वायर कर लेगा या किसके अंडर में चला जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। साथ ही साथ जो 4 काउंसिल मेंबर्स की बॉडी थी, 4 काउंसिल मेंबर्स, उसको रिड्यूस करके 3 काउंसिल मेंबर्स बना दिया। ये पहले बहुत पूछे जाते थे क्वेश्चंस, अब तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है।
तो उस बॉडी को चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, 3 मेंबर्स की बॉडी बना दी गई। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में एक और पार्ट इसमें किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, दिस विल बी द ऑफिशियल बॉडी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कहां बैठेगी? ब्रिटेन में बैठेगी, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठेगी और रिपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट को बताएगी अबाउट द एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जो इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज हो रही है उनको कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताएगा। किसको बताएगा? ब्रिटिश सरकार को बताएगा। तो इसके लिए साथ में क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया गया। अब इसमें एक और पार्ट किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इनके पास में रेगुलेटिंग एक्ट में कोई वीटो पावर नहीं था। कोई भी वीटो पावर मतलब डिसीजन कैसे लिए जाते थे? वोट्स के आधार पर लिए जाते थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर दिए गए। मतलब लास्ट डिसीजन किसका माना जाएगा? किसी भी काम को करने के लिए आखिरी डिसीजन या फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का माना जाएगा। और साथ ही साथ जो गवर्नर ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास है, अब किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल या मिलिट्री एक्शंस अगर इनको करने हैं तो उनको सबसे पहले किसके सुपरविजन या किसके परमिशन लेना होगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परमिशन लेना आवश्यक किया गया। अब इसके साथ में क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब डायरेक्टली काम नहीं कर रही है, वो अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्क कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बढ़ता चला जाएगा। अब सबसे पहले कैसे बढ़ेगा? इसमें क्या होगा? चार्टर्ड एक्ट्स के माध्यम से बढ़ेगा। तो आगे की कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद छोटे वीडियोस लाने का है ताकि आप इजीली अपनी स्टडी को समय अनुसार कर सकें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।